नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत फिक्स करने के लिए आरएसएस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। संघ प्रमुख ने यूपी चुनाव के लिए आरएसएस के हर स्तर के कैडर को अभी से तैयारियों में जुटने को कहा। मोहन भागवत पिछले दिनों लखनऊ में थे। उन्होंने पूरे कैडर को निर्देश दिया कि वो जमीनी स्तर पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, साथ ही बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखें। और आरएसएस की इसी बढ़ती एक्टिवनेस के कारण अखिलेश यादव परेशान नजर आ रहे हैं। तो चुनाव से पहले सभी दल एक्टिव हैं, लेकिन आरएसएस की तैयारियों से समाजवादी पार्टी में बौखलाहट क्यों दिख रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आरएसएस की एक्टिवनेस बढ़ रही है, इसका क्या असर पड़ने वाला है यूपी चुनाव में? देखिए, असर तो दिखाई पड़ने लगा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के दोनों परेशान नजर आ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इक्वेशन किस तरह जाएगा। और आगे योगी आदित्यनाथ भी ये निर्धारित कर रहे हैं कि अगला चुनाव जो होगा किन मुद्दों पर होगा। और आरएसएस दूसरे लेवल पर एक्टिव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पिछले दो चुनावों से देखें, यानी विधानसभा चुनाव 2017-2022 और उसके बाद दो लोकसभा चुनाव को देखें 2019 और 2024, ये सारे चुनावों में चार चुनाव हुए और चार चुनावों में आरएसएस की भूमिका अलग अलग थोड़ी दिखाई पड़ी। क्योंकि 2014 से लेके 2019, 2022, 2017 ये सारे चुनावों में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस सुपर एक्टिव मोड में रहा करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहां इसका असर भी दिखाई पड़ा था। लेकिन आरएसएस का असर का मतलब केवल ये नहीं कि हिंदुत्व की बात हो। हिंदुत्व की बात करते हुए आप केवल मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करें, ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कुछ ऐसी जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, वही अखिलेश यादव की परेशानी का कारण है। क्योंकि आरएसएस जब अपनी मीटिंग लेती है, छोटी बड़ी मीटिंग, अलग अलग तरीके की मीटिंग होती है, जिसमें क्लोज रूम मीटिंग भी होती है कि अगर कोई क्षेत्र विशेष है जहां पर जातीय भेदभाव ज्यादा है, यानी कि किसी जाति विशेष का किसी जाति विशेष के लिए और उसके पार्टी के साथ जुड़ाव ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अभी भी यादवों को अखिलेश यादव से अलग थलग करने के लिए संघ या भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रयास किए, वो प्रयास 10 से 15% ही सफल रहे। पिछले कुछ चुनावों में भी ऐसा नहीं है कि यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़े हैं, सारे के सारे अखिलेश यादव को पड़े हैं, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है और सबकी अपेक्षा। जैसे दलितों की बात करते हैं तो जितने इस बीच चुनाव हुए उसमें देखा गया कि नन जाटव दलित जातियां जो है, यानी कि जाटव जिससे मायावती आती हैं, उसके अलावा जितनी दलित जातियां हैं उसका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव बढ़ता गया। और उसमें मैक्रो एनालिसिस की भूमिका थी और आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। वो आरएसएस की भूमिका यही थी कि जाति तोड़ो समाज बना दें, और ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जातियों की स्थिति आप वर्टिकल नहीं कर सकते, आपको जाति रखनी है पहचान के तौर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दलित को दलित की तरह ट्रीट करें कि नहीं ये ऐसी जातियां हैं जिसके साथ हम सोशली जुड़ाव नहीं रख सकते। तो आरएसएस की भूमिका यही होती है कि चाहे आप सवर्ण हो, ओबीसी हो या फिर आप दलित जातियों के हों, सबको इकट्ठा करेगा, वहां पर एक भोज होगा, खाना पीना होगा, एक दूसरे के यहाँ जाना होगा, आना जाना होगा, और फिर इंटरेक्शन होगा जिसमें यह देखना होगा कि हम हिंदू हैं ये पहले समझो, किस जाति के हैं ये बाद में आना चाहिए। जब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होगी तो पॉलिटिकल पार्टियां कौन आपके लिए क्या कर रही है उसके साथ जुड़ाव होगा। तो इसीलिए जब आरएसएस की भी भूमिका रही और कुछ क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका रही, जिसके कारण नन जाटव दलित वोटर, जो नन जाटव दलित जातियां हैं, उसका लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले 2024 के चुनाव से पहले तक, लगभग 60%। लेकिन जाटव कम्युनिटी से, जहां पर मायावती खुद उनकी सबसे बड़ी लीडर है, वहां पर भी ऐसा नहीं था कि मायावती के पीछे पीछे चल रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी अलग हो गई कि हमें हराना किसको है, समाजवादी पार्टी को, जिसने मायावती के साथ धोखेबाजी की,
जिसने मायावती के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक काम किए, जिसने गेस्ट हाउस कांड करवा दिए, तो उस समाजवादी पार्टी को हराना है तो जाटवों को वहां जहां पर लगा कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, यहां बसपा थोड़ी कमजोर है, उसने बीजेपी को वोट दिया। तो इसी के कारण 2024 से पहले बेहतर प्रदर्शन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही। उसी तरीके से जो ओबीसी की जातियां हैं, उसमें नन यादव ओबीसी की जितनी जातियां हैं, उसके अलग अलग कम्युनिटी को लेकर, चाहे राजभर को लेकर हो या फिर मौर्य हो, ये जितनी ओबीसी की जातियां हैं, सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किए और संघ ने उस काम को और पुश दिया। यानी कि जो मीटिंग हुई उसमें संघ ने बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया कि ओबीसी की बात करने वाली ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये ओबीसी ओरिएंटेड नहीं है, ये ओबीसी की बात नहीं करती है, बल्कि ओबीसी के वोट लेकर मुसलमानों की बात करती है। तो जो अलग अलग मीटिंग संघ के हुए, उसका परिणाम ही ये दिखाई पड़ा कि नन यादव ओबीसी की जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और वही यादव वोट की जहां तक बात हुई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी या संघ दोनों की बैठकों में ये लगा कि हम यादव के कोई बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाए, उनका भरोसा हमारे साथ अभी तक पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। अब तक उनका भरोसा जोड़ने के लिए हमें युवा यादव चेहरे लाने पड़ेंगे, जो कि डायरेक्ट दिखे, जिनका सरनेम यादव हो। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट दिखने वाले उड़ीसा के आ जाएंगे, जिनको नॉर्थ इंडिया में, इधर के भारत में, के बिहार में, उत्तर प्रदेश में पहचान ही नहीं होगी कि यादव हैं भी, वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन जिनके नाम के साथ यादव जुड़ा हुआ है, वैसे नेताओं को ऊपर उभारना पड़ेगा। ये नित्यानंद राय जैसे नेताओं से काम नहीं चलेगा। बिहार में भी बहुत बेहतर नहीं कर पाते यादव, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं जुड़ रही है। तो यादव जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में भी हुआ कि नहीं, इनको भी बताना पड़ेगा कि ये यादव का वोट बैंक लेकर, इनसे आधार लेकर अखिलेश यादव या तो केवल अपने परिवार के यादवों को प्रमोट करते हैं, जो परिवार के उनके लोग हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग उन्हीं के हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, अक्षय यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या फिर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, या फिर शिवपाल यादव हो। ये सारा कुनवा जो इनका है, वो सब के सब कोई सांसद है, कोई विधायक है। और इन सब लोगों को यादव के साथ ये जोड़कर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो अखिलेश यादव की पार्टी में दिखाया जाता है कि अखिलेश यादव की पार्टी में 8 यादव सांसद हैं। लेकिन 8 यादव सांसद कौन है? इन्हीं के सब परिवार के लोग, बाहर के लोगों को आप जगह ही नहीं देते हो। ये अवधारणा दिखाने की कोशिश है। और इसलिए जो पिछली बार बातचीत हुई और उसका परिणाम ही ये दिखाई पड़ा कि नहीं, मध्य प्रदेश में ही सही हमारी सरकार बनी है, तो एक यादव मुख्यमंत्री चाहिए जो कि बुंदेलखंड के रीजन से, यानी कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका जो मध्य प्रदेश से लगता है, वो उन क्षेत्रों में कम से कम उनका प्रभाव दिखे और उत्तर प्रदेश विधानसभा और फिर आगे लोकसभा चुनाव में हम मोहन यादव का उपयोग उन क्षेत्रों में कर सके जहां पर यादवों की संख्या ठीक ठाक है। और हम ये उन्हें बताएं कि देखो, ये रीजनल पार्टियां आपके वोट आधार को लेकर कौन सी दिशा में चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि अलग अलग स्टेट में जिसकी सरकार है, ये हर कम्युनिटी को, हिंदुओं के हर जाति के लोगों को सम्मान भी देती है, चाहे वो दलित जातियां हो या सवर्ण जातियां हो या ओबीसी कम्युनिटी हो। ये सबको उस तरह का सम्मान और प्रतिनिधित्व भी देती है। तो इसलिए मोहन यादव के उपयोग की बात हुई है। और इन सब को लेकर अब नैरेटिव क्रिएट करना है। वो कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी पार्टी की मीटिंग में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही बुला सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आएंगे। वो लोग नहीं आएंगे जो बसपा के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वो कैडर लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन संघ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक संगठन, और ये इनकी जो जड़ें हैं वो बियॉन्ड द पार्टी है। ये पार्टी केवल ये नहीं है कि संघ की बैठकों में आने वाले सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि संघ की बैठकों में आने वाले 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और संघ उन क्षेत्रों में भी जाती है, वहां पर भी मीटिंग करती है जहां भारतीय जनता पार्टी के बदले समाजवादी पार्टी का आधार हो। इन्हें रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि ये सांस्कृतिक संगठन है और इनके कई छोटे छोटे और आनुषंगिक संगठन हैं।
जैसे दुर्गा वाहिनी, काली वाहिनी, बजरंग दल, ऐसे कई और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इन सबको इकट्ठा करना है, वाइब्रेट करना है, क्योंकि इसका परिणाम दिखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि अब हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया है कि हमें संघ के संगठन की उतनी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अब ऊपर के लेवल पर मैनेज तो हो गया, लेकिन संघ के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, तृणमूल स्तर पर काम करने वाले जो लोग थे, वो थोड़े नाराज रहे कि चलो आपका संगठन है, आप बड़े संगठन वाले हो तो आप अपने संगठन से चुनाव लड़ो। तो वो थोड़ा इनएक्टिव हो गए थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, जो 5 सीटें लोकसभा चुनाव में आई थी 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी को, जो भी 2024 तक के लोकसभा चुनाव आते आते 2 इनके सांसद चले गए थे। यानी उपचुनाव में रामपुर भी हार गया, आजमगढ़ भी हार गया था, 3 सांसद बचे थे, 3 से 37 पहुंच गया। ये बड़ी उपलब्धि थी, और ये उपलब्धि अखिलेश यादव के कारण नहीं थी, बल्कि सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप के बीच कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी और संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी। ये दोनों स्तर पर ऐसी स्थितियां उलझाऊ हो गई कि जो तरीके पहले उत्तर प्रदेश में थे वो तरीके बदल गए, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट बदल गया, लोग थोड़े से ऐसे इग्नोरेंस में आ गए कि नहीं नहीं चलो हम दें या ना दें वोट, भाजपा जीतेगी, हम दें या ना दें, एक्टिव हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर लेगी। संघ के लोगों को भी लगता था चलो कोई हम मीटिंग करें या ना करें, भाजपा अपना काम कर लेगी। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, उसी कोऑर्डिनेशन को फिर से पटरी पर ला रहे हैं। और इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा किए, मथुरा भी गए, काशी भी गए, अयोध्या भी गए, फिर लखनऊ में मीटिंग की, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुलाकात की, संघ के नेताओं से मुलाकात की, फिर लगातार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जो योगी से बार बार मुलाकात हुई है इसी बात को लेकर कि संघ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि ये योगी की बात है। 2027 में योगी का चेहरा है, योगी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको पूरी छूट दी गई है संघ के तरफ से, और संगठन के बदलाव की पूरी छूट दी गई है अमित शाह और मोदी के तरफ से। जो क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, अमित शाह के साथ योगी की मुलाकात, पीएम के साथ योगी की मुलाकात, तो ये संगठन के स्तर पर कहा गया कि नहीं, आप अगर चाहते हो तो पूरी लीडरशिप आपकी है, आप वहां पर हमारा उपयोग करो, हम आपका उपयोग नहीं करेंगे, आप अपना उपयोग करो, और जहां जहां जरूरत हो हम लोगों का उपयोग करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन चाहिए। इसलिए 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रिपीट होती है तो उसके बाद 2029 के लिए तैयारी शुरू होगी, और फिर से 2029 के लिए टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम तो 65+ सीटें चाहिए, तभी 400 का आंकड़ा पार करेगा। ये मोदी के लिए भी ऐसा समय है जहां 2029 के बाद इनके लिए मैक्सिमम सीटें दो, ताकि आगे अगर विदाई की बात हो तो सम्मानजनक विदाई हो, ये कोलिशन गवर्नमेंट के बाद प्रधानमंत्री को जाना न पड़े। ये पूरे संगठनात्मक तरीके हैं जिसके कारण अखिलेश यादव को लगने लगा कि जब दलित उनके साथ चला जाए, ओबीसी की जातियां उनके साथ जाए, यादव में भी विभाजन हो जाए, यूथ लोग यादव के जो हैं वो मानने लगे कि नहीं अखिलेश यादव तो मुसलमानों के साथ है, हमें तो हिंदू पार्टियों के साथ रहना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में मेरा पीडीए का फार्मूला खत्म, और जो अभी थोड़ा से उभरे हैं वो भी नीचे खिसक जाएगा, और इस बार 111 नहीं बल्कि 50-60 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो यही परेशानी अखिलेश यादव के अंदर भी चल रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस जहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्ष भी लगातार रणनीति बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत और भी ज्यादा गर्माने वाली है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।